कोरोना ये वो नाम है जिसने पिछले 2 सालों से लोगों की जिंदगियों में भूचाल मचा रखा है। दूसरी लहर के दौरान भारत में लोगों को अस्पतालों में बेड, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़िए मरने के बाद दफनाने के लिए जमीन तक नहीं नसीब हो रही थी। तो क्या वो मंजर दोबारा आ गया है? क्या फिर से अपनों को अलविदा कहने के लिए घंटों शमशान घाट के बाहर टोकन लेकर वेटिंग में खड़ा होना पड़ेगा? क्या किसी अपने को दफनाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? दिल्ली में कोरोना की लहर बेलगाम होती जा रही है। वहीं संक्रमण से हो रही मृत्यु की संख्या बढ़ने के बीच दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में शवों को दफन करने की जगह नहीं बची है। इसके बाद कब्रिस्तान की ओर से अस्पतालों और परिजनों को शवों को कब्रिस्तान न भेजने के लिए कहा जा रहा है। जो कोविड ब्लॉक है उसके अंदर तो जगह ही नहीं है सर। तो सर आप बताइए मेरे लिए आदेश, तो मुझे क्या करना है मेरे को? वैसा है वो मंगोलपुरी वगैरह में जो कब्रिस्तान है वहाँ पे आप वहाँ ले जाइए। वहाँ भिजवा दो इसको? हाँ, मंगोलपुरी में भी चल रहा है और द्वारका में भी चल रहा है। बाकी उधर आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दरअसल कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान में करीब 1400 शवों को दफनाया गया। हालांकि अब कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे ही संक्रमण से लोगों की मृत्यु की संख्या भी बढ़ने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि दिल्ली के कब्रिस्तान में जहां कोविड मरीजों को दफनाया जाता था वहां अब जगह ही नहीं बची है। मैं इस वक्त मौजूद हूं ITO स्थित जदीद कब्रिस्तान में और आप ये देख सकते हैं ये पूरा कोविड ब्लॉक, यानी कि ये जो पूरी ज़मीन आप सामने दिखाई दे रही है ये सिर्फ संक्रमण जो लोग मरीज़ थे जिनकी मृत्यु हुई कोरोना से उन लोगों के लिए पूरी जगह बनाई गई थी, जो कि अब भर चुकी है। करीब 1400 से अधिक शव यहाँ अब तक दफनाए जा चुके हैं। कब्रिस्तान जदीद अहले इस्लाम कमेटी के सचिव शमी अहमद खान का कहना है कि सरकार ने दिल्ली में 4 कब्रिस्तान में संक्रमित शवों को दफनाने की इजाजत दी थी। हम अब भी अपना सहयोग देने को तैयार हैं। हमारे पास एक अन्य जगह पर 4 एकड़ की जमीन है, उसमें हम शवों को दफनाने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन उसमें अड़चन डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो अस्पताल खोले हैं, 4 कब्रिस्तान खोले थे, अब वहाँ पर भेज दीजिएगा मौजूद, या अगर हमसे ताउन चाहते तो हम ताउन अब भी करेंगे। हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन जो हमारे कब्जे में है रिंग रोड पे, वहाँ आप ले आइएगा, लेबर हम अपनी भेज देंगे, तफसील वहाँ करा दीजिएगा। सबसे ही बात कर रहे हैं, दरख्वास्तें भी हमने लिख के भेजी थी, मतलब ये कि तो अपील की थी, और ये सबकी जिम्मेदारी है। देखिए वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी भी है। वक्फ बोर्ड वैसे तो अब बोलते हैं, चेयरमैन जाके पूछे ऐसे सोचे कि तू क्यों अटैक डालता है, भाई कोई ऑर्डर है उनके पास, बताएं मैं। अब हम उस हालात में नहीं जा सकते थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में जाने की। हमारी बात चल रही है, वकील से आज हम टाइम ले रहे हैं, हम उसके लिए कोर्ट में कि हमें कोरोना की यहाँ पे परमिशन दी जाए रखवाने की। आप लोगों की एक ज़मीन भी है जिसका जिक्र जो है आप कर रहे थे, कितने एकड़ की ज़मीन है और वहाँ आखिर क्यों इजाज़त नहीं मिल पा रही है? ऐसा जब पहली वेव शुरू हुई थी, जब भी हम लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन जो वहाँ की जो सनसेट कॉलोनी की जो पुलिस है उन लोगों ने हमें मना कर दिया था दफनाने के लिए। और अभी भी अगर वो जगह हमें मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को, जो वापस जा रहे हैं उन लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं अब इतनी, तो वहीं पे हो सकता है जो कुछ हो सकता है। 6 साल अभी तक लोगों को मना भी कर चुके हैं आप? हाँ, 6-7 लोगों को मैं मना कर चुका हूँ अब तक। दरअसल कब्रिस्तान के रखरखाव करने वालों के अनुसार अमूमन तौर पर कब्रिस्तान की जमीन को एक समय अनुसार बराबर किया जाता है, यानी कि एक शव के कब्र की जगह पर कुछ सालों बाद दूसरे शवों को दफनाया जा सकता है। लेकिन कोरोना वायरस के डर के कारण ऐसा अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वायरस के फैलने का लोगों को खासा डर है। उस हिसाब से अभी जो कोविड की जो बाकी खबरें हैं उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं और उन्हें रिसाइकलिंग में नहीं ले पा रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि देखिए वैसे ही इन्फेक्शन अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, और उन कब्रों को खोलेंगे, जो खोदें उनको इन्फेक्शन हो जाए और लोगों को हो जाए, उस डर से नहीं ले पा रहे हैं उनको यूज़ में अभी, तो ये डर है। तो मेरे साथ मौजूद थे यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूरा ब्लॉक जो है कोविड से जो लोगों की मृत्यु हुई उनके शवों को यहाँ दफनाया गया है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ इतनी भी जगह नहीं है कि एक शव को भी दफनाया जाए और ये लोग अब उनको वापस कर रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने और बीजेपी छोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद बुधवार को पलटवार करते हुए बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के मौजूदा विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव और कांग्रेस के मौजूदा विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए। इन दोनों नेताओं के साथ ही सपा के एक अन्य नेता पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने इन तीनों नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सपा और कांग्रेस के इन तीनों नेताओं का बीजेपी में स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि बीजेपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। योगी सरकार के कल्याणकारी कार्यों का जिक्र करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता को देखते हुए इन तीनों नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये तीनों नेता बीजेपी की विचारधारा के प्रति समर्पित होकर मेहनत से कार्य करेंगे और इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दल अगले कुछ दिनों में पहले और दूसरे चरण में मतदान वाले सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को फाइनल करने में लगे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में राजनीतिक दलों की पहली सूची आ सकती है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों के बीच नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़कर सपा ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया था। बुधवार को सपा के दो नेताओं को पार्टी में शामिल करवाकर बीजेपी ने पलटवार करने की कोशिश की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। पाबंदियां भी बिल्कुल सख्त हैं। रोजाना 20,000 के आसपास मामले भी दर्ज हो रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक उम्मीद जगाई है कि दिल्ली में अगर कुछ दिनों में कोरोना केसेस कम हुए तो पाबंदियां कम कर दी जाएंगी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में आज कोरोना के करीब 25,000 मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब कोविड केसेस स्थिर हो गए हैं और अगर ऐसी ही स्थिरता बनी रही तो कुछ ही दिनों में पाबंदियां कम की जा सकती हैं। कर्फ तो अपने आप ही हो ना कि जितने कर्फ तो पब्लिक के लिए लगाए जाते हैं वो लगा दिए दिल्ली में। जितने कर्फ लगा सकते थे लगा चुके हैं हम लोग। हॉस्पिटल एडमिशंस पिछली बारी के मुकाबले में बहुत ही कम है, फार एंड लेस, वेरी लेस है। और वैसे भी देखो एक और चीज़ बताऊँ जो पॉजिटिव साइन ये आ रहा है कि पहले डेली जो एडमिशन थे बढ़ रहे थे। अस्पताल के एडमिशन जैसे आज 10 हैं तो कल 15 हैं, फिर 20 हैं, 25 हैं, ऐसे डेली बढ़ रहे थे। अब जाके पिछले 4-5 दिन से बेड एडमिशन है वो प्लेटो कर गए हैं, सेम एडमिशन हो रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो अब ऐसा लगता है कि अगर बढ़ने बंद हो गए हैं तो धीरे धीरे गिरने स्टार्ट होगा। तो दिल्ली को और सख्ती भी नहीं देखनी पड़ेगी। देखो अगर ऐसे डाउन जाता है तो बिल्कुल लग रहा है कि जल्दी डाउन जाएगा, लग रहा है सर। दिल्ली सरकार में मंगलवार को ही कुछ और पाबंदियां लगाई गई थी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सभी प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया था। मतलब सभी प्राइवेट दफ्तरों को कहा गया था कि सभी कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और दफ्तरों को इस नियम से छूट दी गई है। अब तक 50% स्टाफ के साथ दफ्तर खुल रहे थे। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट और बार को भी सख्त निर्देश दिए थे कि अब वे सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। पहले 50% लोग वहां बैठकर खा सकते थे। बीते दिन राजधानी में 21,000 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस बीच देश भर में कोरोना के मामलों में बुधवार को तेजी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोविड के 1,94,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। मंगलवार की तुलना में आज कोविड के मामलों में 15.8% की तेजी देखी गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों का पारा काफी तेजी से बदल रहा है। कहीं डोर टू डोर कैंपेन कर जनता को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं, तो कहीं डिजिटल माध्यम से जनता के हितों को साधा जा रहा है। इससे इतर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। यूपी के मुखिया भी सीटों के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में आला कमान के साथ मंथन कर रहे हैं, तो वहीं यूपी से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने की खबर आई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा ज्वाइन करने पर ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बीजेपी के इस भूचाल से लोग उबर ही रहे थे कि बीएसपी पार्टी से भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आ गई। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मायावती के अलावा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जानकारी खुद सतीश चंद्र मिश्रा ने मीडिया को दी। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नतीजे होली के कुछ दिन पहले यानी कि 10 मार्च को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में ऐसी उथल-पुथल दिखना ये यूपी की हाई वोल्टेज राजनीति को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग की माहिर कही जाने वाली मायावती ने इस विधानसभा चुनाव को लेकर अपने क्या दांव पेच सोचे हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पार्टी के जिन नेताओं ने बसपा का साथ छोड़ा है उनकी भरपाई मायावती कैसे कर पाएंगी और क्या नए चेहरे मायावती को ताकत दे पाएंगे, इन सवालों के जवाब तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय हो सकेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.